वेरी 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 गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुझे नहीं पता कि इस वक्त ये वीडियो कौन देख रहा है। तो तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल का नाम न्यू लाइफ स्टूडेंट में आपका प्यारा सा कैफी सर। कैसे हैं आप? भूल तो नहीं गए हमने? आज हम लोग आरबीटीएस का डिस्कशन करने वाले हैं। भाई जब सॉल्यूशन है तो डिस्कशन ही क्यों कर रहे हैं? द रीजन इज डैट वन कि मुझे सिर्फ आंसर नहीं निकालना, आंसर तो आपके पास है। वी हैव टू एनालिसिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हम लोग को एनालिसिस करना है कि हर एक सवाल में क्या है क्या नहीं है, हम और क्या क्या सीख सकते हैं उन सवालों से। क्योंकि देखो बच्चा, मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, हर एक सेशन में ये बात बोलता हूँ कि हम लोग के पास बहुत सारे नोट्स इस टाइम है। राइट नाउ वी हैव अ लॉट्स ऑफ नोट्स, और उनको रिवाइज करना, फिर से पढ़ना इस लास्ट टाइम इज नॉट सो इजी। तरीका क्या है? चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दिया, टेस्ट में जो क्वेश्चन आए उनको एक ऐसा बंदा ऐसा समझा दे कि उसके इर्द गिर्द सारी चीजें समझ में आ जाए, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो इसी उपदेश से मैं हर एक टेस्ट सीरीज को कोशिश कर रहा हूं कि एक्सप्लेन कर सकूं कि हर एक बंदा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको एक पॉइंट में बेनिफिट मिलता चला जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सिंह सर का संकल्प है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। मैं भगवान से एक चीज की गुहार करूंगा, हमेशा एक चीज हमेशा मांगूंगा कि मेहनत करने की शक्ति सिंह सर जैसी दे, वरना मैं सच में बादशाह बन जाऊंगा। मतलब उनसे बड़ा तो कोई नहीं बन पाऊंगा। बट यकीनन अगर मैं को भगवान ने इतनी ताकत दी कि मैं सिंह से इतना मेहनत कर सकूं, तो हर इज अ जेंटलमैन। और 42 साल तक काम करना यार, पता नहीं अद्भुत शक्ति है, भगवान जाने। तो ये कहते हैं ब्लेस है, कुछ लोग ब्लेसिंग होते हैं, भगवान की सच में कृपा अलग से होती है किसी के ऊपर, तो हमारे सर के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा आज का सेशन। वॉइस ठीक है ना? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो यार, मेरा थोड़ा वे अलग होता है समझाने का। क्यों? मेरा मतलब ये नहीं होता कि देखो भैया वाई दिया है सॉल्व किए, देखो डिफरेंस आ गया। नहीं, हमें सॉल्व नहीं, सोल्यूशन तो आपके पास है ही है। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। नहीं, बहुत डिटेल में और बहुत कुछ नया सीखने के साथ। तो बेटा शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है। टू इक्वेशन ऑफ एसएचएम्स आर गिवन। मैं हमेशा एक स्लाइड लेता हूं और डिटेल में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करता हूं। सो y की वैल्यू दे रखी है a साइन, देख लो मैं, a साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, एसएचएम की इक्वेशन है। और दूसरा जो दे रखा है वो है y बराबर b कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। इनकी बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। देखो, जब भी कंसेप्ट फेज डिफरेंस का कोई पूछता है, फेज डिफरेंस, हमें फेज पूछ रहा होता है, आपको पता होना चाहिए फेज डिफरेंस निकालते कैसे। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात पे। तो अगर लेट सपोज, तो हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं कि बेसिकली फेज डिफरेंस निकालते कैसे। तो सपोज करो कि एक इक्वेशन दे रखा है, x बराबर a साइन ओमेगा टी फाई वन प्लस फाई वन। लेट सपोज दिस इज प्लस और माइनस, कुछ भी ले सकते हो। और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा y बराबर b साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव बाई टू। आई डोंट नो व्हाट दैट प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो फेज कांस्टेंट, ये जो टर्म ऐड होता है ना, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट का काम क्या है सर? पहले ये बताइए क्या काम, मतलब मकसद क्या। देखो एक एग्जांपल समझाता हूं। टू साइन टी, एक एग्जांपल ये लिया, और एक तरफ एग्जांपल लिया टू साइन टी प्लस पाई बाई फोर। अगर कोई पूछेगा यहां पर, अगर मैं टी इक्वल टू जीरो रखूं तो ये x की वैल्यू आपको जीरो फटाक से दे देगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होगा। और अगर यही टिकल यहां रखोगे तो ये टू साइन 45 हो जाएगा पाई बाई फोर। तो आंसर क्या आएगा? टू रूट टू। हैव यू नोटिस कि दोनों में एक चीज का फर्क था, एक कांस्टेंट का। पाई बाई फोर यहां पर जीरो था। फेज कांस्टेंट हमें स्टेटस बताता है कि एट इनिशियली पार्टिकल कहां पर है। और जब कोई हमें दो इक्वेशन दे दे, एक्स और वाई का रिलेशन इस तरह से अगर आपको कोई दे रहा है, लाइक दिस वन, दिस इज योर एक्स, फर्स्ट वेव ये है, दूसरा हमारा एसएचएम की इक्वेशन ये है। और जब समन आस्क कि भैया फेज डिफरेंस कितना, ये फेज इसका फेज है और ये इसका फेज, इन दोनों का इंडिविजुअली बात बता रहा है कि टी इक्वल टू जीरो पे वो फाइनली होंगे कहां पर। अब बट किसने कहा फेज डिफरेंस निकालना है? तो फेज डिफरेंस निकालने की टर्म्स एंड कंडीशन देख लो क्या है। बोथ एसएचएम फंक्शन, एसएचएम में चाहे वेव में, हैव आर इन साइन,
अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए, यहां पर भी साइन है तो यहां पर भी साइन होना चाहिए, बाकी कुछ भी क्या हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ओमेगा भी सेम होना चाहिए, तब एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, चेंज हर पॉइंट पे फर्क ओमेगा टाइम से चेंज होता रहेगा। सो लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ φ1 कितना है, आपको लगेगा -φ2, और φ2 कितना है -α, है ना, ये लिखा मैंने। और आपने डिफरेंस की बात की डेल फाई, तो आप छटाक से φ1 -φ2 लिखकर इसका आंसर 0 कर दोगे, क्योंकि -α प्लस तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर साइन फंक्शन, यहाँ पर कॉस फंक्शन, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी साइन फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अब साइन में कैसे कन्वर्ट करें, एक नोट लिख लो, अगर मैं लिखूं साइन थीटा प्लस π/2, तो ये आपको क्या देगा, कॉस थीटा, ये लिख लो, काम ही आएगा। तो कॉस थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा व्हाइल जस्ट डूइंग दिस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों तरफ साइन होना चाहिए, एक तरफ साइन था एक तरफ कॉस था, तो मैं कॉस को कन्वर्ट कर सकता हूं कैसे। अब देखो, नोटिस करो, यस, इसी तरीके से एक सवाल एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, मजा ना आ जाए तो पूरा पैसा वापस। और y बराबर क्या था बाबू, y बराबर b cos ओमेगा t माइनस अल्फा, कैन यू राइट दिस वन, b sin ओमेगा t माइनस अल्फा प्लस π/2, कैन यू राइट दिस वन, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फंक्शन। अब देखो दोनों साइन में आ गए। अब कोई पूछेगा ये φ1 कितना है, ये φ1 है माइनस अल्फा, और ये φ2 कितना है, पूरा माइनस अल्फा प्लस π/2। अब मुझे फेज डिफरेंस निकालना है। सो डेल फाई बराबर क्या लिखोगे, φ1 माइनस φ2, देखो सारा आंसर प्लस में, तो मॉडी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस π/2 हो जाएगा। सो मुझे मॉड में लिखना है, देन फाइनली विल गेट π/2। तो कौन सा आंसर होगा बच्चे इसका। तो कितने बारीकी से समझाया, दैट इज 90 डिग्री, कितना मजा आया यार। हो गया, ठीक। नाउ अब कैसे रखा, देख लो कितना जबरदस्त सवाल, इस तरह से डिस्कशन किया जाता है, एक पॉइंट एक चीज। तो बेटा साइन है, साइन को कॉस कर दो, कॉस साइन देखो माइनस क्या है, ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी होता है। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल बने तो आपसे गलत ना हो, और आप उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लो बच्चा। जो तुम्हें कुछ भी नया लिखे लगे उसको लिखो, नोट बनाकर, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। सो लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरीके जब एक एक अप्रोच पढ़ोगे तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाएगी, और दूसरा सवाल इस तरह से दिखेगा, तोड़ दोगे, फेंक दोगे उठा के, और मेरे साथ लग के देखो, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ सिंपल एसएचएम हो रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, टाइम टी है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम। अब नोटिस करने वाली बात है, देखो कभी भी सवाल ऐसा है, दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे इस पे। ये x इक्वल टू 0 था, ये x इक्वल टू प्लस ए है, और ये x इक्वल टू माइनस ए है, एंड दिस इज कॉल्ड योर एक्सट्रीम। ये हमारा मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन को कहते हैं जहां नेट फोर्स हमारा 0, और ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, सो ईपी लिख दो इसको। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन कहता है कि 0 से a/2, तब तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल यहां से स्टार्ट। देखो जब कभी, नोट करना, एक बात बता रहा हूं कि जब स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन से, तब इक्वेशन एसएचएम क्या होगी, x बराबर a साइन ओमेगा टी, और अगर स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तब यही फंक्शन हो जाएगा a cos ओमेगा टी। ऐसा क्यों सर, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे हमारा x इक्वल टू 0 यहां पर होगा, मीन पोजीशन रखोगे तो x 0 आ जाएगी। अगर मीन से शुरू कर रहे हो, एक्सट्रीम से शुरू करो तो t बराबर 0 रखो, तो cos 0 1 तो a सेट हो जाएगा। ग्राफ से भी तुम चेक कर सकते हो इस तरह से, देखो ध्यान से, साइन का ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, कॉस का भी ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, इस तरह से। लुक एट दिस, ये x है और ये t है, दिस इज योर xt, और ये xt है, नोटिस करो। तो इक्वल टू 0, ये अगर कभी भी सवाल आए,
अब जब इसने बोला है कि स्टार्टिंग ए प्लस है तो कौन सा फंक्शन लेंगे? हम फंक्शन उठाएंगे कॉस वाला, दिस वन, ये उठाना पड़ेगा। और ये कहां से कहां जा रहा है? टी इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है, इस तरफ जाएगा और कहां तक बोला है? a/2 तक बोला है। कुछ लोग गलती पता क्या करते हैं, जल्दबाजी में सोचते हैं कि इसका आधा लिख देते। नहीं भैया, एसोलेटेड सिस्टम है। यूनिफॉर्म सिस्टम होता तो टाइम बराबर से बांटते। एसोलेटेड सिस्टम में टाइम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म में होता है। तो ये गलती कतई मत करना कि भैया पूरे एसएचएम में टाइम टी लग रहा है तो 1/4 में t/4 फिर उसका t/8 कर दे, जो कि गलत है। अब यहां पर तुम्हारी फंक्शन ही मदद करेगा। तो लेट अ टाइम एट टाइम t व्हेन पार्टिकल एट x बराबर प्लस a/2। सो इक्वेशन क्या थी मेरी? x बराबर साइन की cos, and in place of x you can write a/2 a cos omega 2, and this will cancel, so cos omega t barabar 1/2. So for which value you will get 1/2, and obviously तुम्हें क्या दिख रहा है कि ओमेगा टी की वैल्यू 60 डिग्री होने चाहिए, विच मीन्स π/3 एंड t बराबर नथिंग π/3 ओमेगा। और ये ओमेगा कैसे रिप्लेस होगा? t बराबर 2π/ओमेगा। सो देयरफॉर ओमेगा बराबर 2π ओमेगा बराबर 2π/t। ये आपको गिवन है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। और सेंटर वन पे आओ, अरे किसी बोल लो। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सर का फोन आ गया था, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। π/3 ओमेगा कितना था बच्चा? 2π/t। पाई से पाई कैंसिल, t बराबर कितना आ गया? t/6। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये नोट करके लिख लो। ये तुम्हारे नोट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन बने, देखो कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, मीन से शुरू हो रहा है कि एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है। मीन से शुरू होगा तो साइन फंक्शन लेना, अगर एक्सट्रीम से शुरू हो तो कॉस फंक्शन लेना, और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, मस्त मजा आ जाएगा। कैसा लगा बच्चा? दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, आप आंसर देख लेना खुद ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड बच्चा, मैक्सिमम स्पीड इन द एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कब होता है? क्वेश्चन नंबर 3। आओ इन कुछ नोट करके देख लेते हैं, क्या कुछ रिकॉल कर लेते हैं। दिस वन, ध्यान से, ये अपन का मीन पोजीशन है और ये अपन का क्या था? एक्सट्रीम पोजीशन था। दिस इज कॉल्ड x इक्वल टू 0, ये प्लस है एंड दिस इज योर माइनस है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, नोट करके लिखो क्या, ध्यान देखना बच्चा। एट मीन पोजीशन पर स्पीड क्या दे रखी है? v मैक्सिमम। तो आप क्या लिखोगे? एट मीन पोजीशन दैट इज t इक्वल टू 0 पर v मैक्स मिलेगा, और कितना मिलेगा v मैक्स? a ओमेगा। लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। और कितना दे रखा है ये पता होना चाहिए। कैसे पता चला हमें ये मैक्सिमम होगा? क्योंकि रिलेशन पता होना चाहिए v एंड x का, v और वेलोसिटी एंड पोजीशन का, दैट इज v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, ये आपको पढ़ाया गया होगा। और कभी कभी सवाल इस पे ये भी आ जाता है कि v और x का ग्राफ कैसा बनेगा, एंड दैट्स ग्राफ इज शुड बी अ एलिप्स। ध्यान रखिएगा इस बात को। कभी भी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक चीज रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हारी। दिस इज योर एलिप्स। कभी भी सवाल आएगा तो एलिप्स तरह से बना देना। तो सॉरी x, दिस इज नॉट ओमेगा, x इक्वल 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होगा, बाकी एक्सट्रीम पे प्लस a पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। लुक एट दिस, अगर मेन पोजीशन बोल रहा है तो दैट इज x इक्वल टू 0। अब जब 0 इस पे रखोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और आप नोटिस करो जैसे जैसे मैं x बढ़ाऊंगा वैल्यू घटती जाएगी।
और एक्सट्रीम पोजीशन बोलेगा विच मीन्स एक्स बराबर प्लस से या माइनस से पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम जीरो, सो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ आई थिंक यहां तक सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वी मैक्स आपको दिया हुआ है, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मिनी पोजीशन इफ इट्स स्पीड बिकम, तो कह रहा है वेलोसिटी कितना होगा। अब नोटिस करो कितना वेलोसिटी बोला उसने, रूट थ्री वी नॉट बाई टू बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करते जाओ भैया, एक एक स्टेप सिखा रहा हूं बच्चा, एक एक स्टेप। देखो वी नॉट यहां पे क्या रखा मैंने कि तुम्हें कहीं पर भी दिक्कत ना हो, चाहता 1 मिनट में उड़ा के आगे फेंक सकता था बच्चा। ये रहा, नाउ सॉल्व दिस वन। अब मेरे को x चाहिए है ना, x ही तो चाहिए ना, तो मैंने स्क्वायर किया 3/4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ए स्क्वायर बाई 4 आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बाई 2। दिस इज योर आंसर। हाँ, थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चा। 1 मिनट को बच्चा, हमारे 1 मिनट, बाकी आप देखते रहिएगा। परफेक्ट, एंड आई होप यहां तो समझ में आगे नहीं आ गया सभी, थोड़ा सा बीच बीच में जाना पड़ता है ना। देखो बच्चा, दिस इज हाउ टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने सब कुछ आपको डिस्कस कर दिया इसमें। मजा ना आ जाए तो नाम बदल लेना बच्चा। एक एक चीज जो भी तुमने पढ़ा सब कुछ रिकॉल करना जरूरी है क्वेश्चन के माध्यम से ना। ये बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि इस तरह के सिस्टम का टाइम पीरियड पूछा है, तो सबसे पहले सिस्टम को पहचानो कि ये सिस्टम है कैसा। 2 स्प्रिंग लगे सीरीज और पैरेलल, कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आराम से कि कम से कम तुम सीख जाओ। मुझे जल्दबाजी नहीं, तो आपको भी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, और इसको कहते हैं असली फिजिक्स। झुंड में तो भेड़िए आते हैं, शेर अकेला आता है। अरे वो तो मूवी है शिवाजी द बॉस का, देखिए ध्यान से। सो दिस इज अ ब्लॉक विच इज मास हैज m, है ना, मास m है ना। नाउ एंड वी हैव अ 2 स्प्रिंग, दिस इज k, and what about this? This is 2k. And remember one thing, these 2 springs are in parallel. ध्यान रखिएगा, ये केस कैसा है, पैरेलल का केस। सर ये पैरेलल कैसे हो जाता है, ये सीरीज पैरेलल कैसे पहचानेंगे। देखो अगर कहेगा कि स्प्रिंग सीरीज में है तो ध्यान रखना, एक बार मैं हल्का सा रिकॉल करवा दूं कैसे पहचानोगे, कि ये नहीं कि देख के पहचान गए कि हाँ सीरीज है। जैसे K1 है और K2 है, और अगर आपने फोर्स लगाया तो हर एक में फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो होना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो सेम होगा, इज सेम इन सीरीज, बट इलोंगेशन या भी कंप्रेशन वो डिफरेंट होगा। मतलब मान लो कि ये x1 डिस्प्लेस हुआ और ये x2 डिस्प्लेस हुआ, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट हाँ स्प्रिंग फोर्स K1 x1 बराबर K2 x2, ये आप लिख सकते हो। दिस इज अ कंडीशन फॉर सीरीज। व्हेन द केस ऑफ द पैरेलल, और बाकी सर ने आपको एक्सप्लेन किया भी होगा इसके बारे में। जब बात पैरेलल की होगी तब कैसे पहचानेंगे। लेट्स सपोज दिस स्क्रीन, चाउमीन नूडल बना दिया मैंने, तुमको भूख लग जाएगी देख के। ये सब K1 K2 जलेबी है, कई लोग कह रहे होंगे। आपने अगर इस ब्लॉक को थोड़ा सा भी एक्सटेंड किया x, तो इसमें क्या होगा, जितना फर्स्ट वाला भी x जाएगा और सेकंड, तो इसमें क्या होगा बच्चा, इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन, मींस x इज सेम, बट फोर्स जो होगा, फोर्स इज डिफरेंट, विच मींस K1x इज नॉट इक्वल टू K2x, बट x इज सेम। दिस इज हाउ टू डिफाइंड पैरेलल और सीरीज। तो पैरेलल सीरीज बोलेगा तो आप कह दोगे कि स्प्रिंग फोर्स सेम होगा हर स्प्रिंग में, बट कोई पैरेलल बोलेगा विच मींस कि हर एक में इलोंगेशन सेम आएगा। दिस इज हाउ टू डिफाइन पैरेलल एंड सीरीज इन स्प्रिंग सिस्टम। अब करंट मत दिखा देना कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की तरह, नहीं। सो कभी भी, अब देखो जैसे ये है, ये केस पैरेलल कैसे हुआ। अगर तुम इस ब्लॉक को x
कंप्रेस किया तो इधर साइड भी x अगर कंप्रेस हुआ तो यहां पर सेम अमाउंट में x क्या करेगा, इलोंगेट। तो मैंने यही तो लिखा ना, इलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन। और अगर x सेम है तो ये किस केस में आ जाएगा, पैरेलल। और सीरीज का एफ के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, ये तो तुम्हें बेसिक बात तो पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो फिर मेरे दरबार में आइए, ऐसा फिजिक्स सिखा दूंगा ना, तुमने सब कल्पना की होगी ना, कभी देखा होगा ना, कभी सुना होगा। और अगर किसी ने बोल दिया कि पैरेलल केस है, देन यू हैव टू अप्लाई के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट k1 प्लस k2। इस तरीके से डिफाइन करते हैं बच्चा। और ये कैसे आया मैं बताता बिल्कुल, बट वी हैड नॉट सो मच टाइम, हम लोग पास समय नहीं है। एंड वी ट्रीट लाइक, अगर आपको एक केस पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है और किसी ने मुझे उसका के इक्विवेलेंट दे दिया, तो मैं टाइम पीरियड लिख सकता हूं क्या, 2 पाई अंडर रूट m by k। एंड दिस ऑल आर वेरी बेसिक थिंग्स, ये सभी को पता होना चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन 2025। अदरवाइज दिक्कत हो रही है तो मैं हूं ना। नाउ दिस इज हाउ टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग, सीरीज एंड पैरेलल एंड गोज विद द प्रॉब्लम्स। अब ये दोनों किस केस में आ गए, ये स्प्रिंग पैरेलल केस में। पैरेलल केस में मैं चाहता हूं कि इन दोनों को स्प्रिंग हटाकर एक इक्विवेलेंट लगाना चाहता हूं। अब मैं इक्विवेलेंट लगाना चाहता हूं, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट बराबर के प्लस 2k, यही तो फॉर्मूला था। सो कितना हो जाएगा 3k, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, सो 2 पाई अंडर रूट m by 3k। दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। यस, कैसा लगा बताइए। क्या इस क्वेश्चन को करना ही सब कुछ था, नहीं, इस क्वेश्चन की मदद से सब कुछ हमें रिवाइज करना था। बच्चा देखो, तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, सच में नहीं कर पाओगे। इतने सारे नोट्स के कंसेप्ट, पूरे दिन तो क्लास में जा रही है तुम्हारे, पूरा दिन क्लास में जा रहा, तुम क्लास के अलावा यूट्यूब वीडियोस भी देख ले रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक क्वेश्चन ले, क्वेश्चन सॉल्व ना करे, क्वेश्चन की मदद से वो हर एक डायमेंशन कवर कर दे जो कि हमारे एग्जाम के लिए नीड हो, और उसकी मदद से हम बाकी क्वेश्चन को कर सके। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी भी मैंने वीडियोस बना रखी है, रिसेंट टाइम में मैंने 4 वीडियो अपलोड्स हुई है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, अगर आपने पढ़ रखा हो नहीं पढ़ रखा हो, जो पढ़ा रखा है उस क्वेश्चन को पहले देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं हुआ तो फिर उसकी एनालिसिस करो मेरे साथ, कैसे कैसे क्या। मजाक नहीं करो बच्चा, 2 मिनट साथ में लग कर पढ़ लो, सिलेक्शन ना हुआ पैसा वापस। चलो क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक मजा नहीं आया। दिस इज हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। मजा आ गया यार, क्या बात है यार भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन SHM the velocity is maximum when acceleration is minimum. Let's see what the relation. Oh my good to love. वेलोसिटी का रिलेशन पोजीशन कैसा था, अभी मैंने लिखा था, कैसा ग्राफ बनना था, v और x में ग्राफ कैसा था, कैसा था, इलिप्स था। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड x, क्वेश्चन नंबर 5। और एक्सेलरेशन और क्या रिलेशन है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इनके बीच में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना, क्यों स्ट्रेट लाइन है, लुक एट दिस पावर 1 and 1। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। अब यहां पर कभी माइनस साइन देके कंफ्यूज मत होना, कह रहा है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा देन व्हेन एक्सेलरेशन इज मिनिमम। क्या है वाला है सर, ये क्या है ये मैं बताता हूं क्या है ये है हमारा x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, और ये अपन का है x बराबर प्लस है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या है बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन। लुक एट दिस एंड द क्वेश्चन इज दैट कि अगर जहां एक्सेलरेशन मैक्स, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, जहां मिनिमम एक्सेलरेशन होगा वहां मैक्सिमम, वाइस वर्सा ये कह सकते हो। तो कह रहा है कि जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर था बच्चा, मैंने आपको पहले ही बताया था, a ओमेगा x बराबर 0 को हम लोग ही क्या कहते थे, मीन पोजीशन कहते थे। एंड लुक एट दिस, x बराबर 0 पे, और x बराबर 0 पे हमारा मैक्सिमम, क्योंकि जितना ये x कम होगा उतना ये ज्यादा होगा। लुक एट दिस एक्सेलरेशन, मॉड लेना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, कितना हो गया 0 भैया, कितनी खराब बात है, और एकदम सही बात है। जब मैं मैक्सिमम होगा
तब तुम जीरो होगा। और ये कहेगा कि जब तुम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगे, मींस x बराबर प्लस माइनस ए पे, तब तुम्हारी वेलोसिटी कितनी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे? जीरो, बिकॉज पुट द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस जीरो। उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा प्लस माइनस मॉड लगा के चलते हैं ओमेगा स्क्वायर। डू यू लुक एट द मैग्नीट्यूड? प्लस माइनस जस्ट अ साइन, इंडिकेशन ऑफ साइन। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि -2 +4 -4 बड़ा नहीं। प्लस माइनस इज देयर द डायरेक्शन बिकॉज दिस आर वेक्टर क्वांटिटीज। एंड लुक एट दिस, व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम तब इसका छतरराज चलेगा। एंड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज आर डिफरेंट इन फेस π/2। लुक एट दिस वन, ये क्या कह रहा है? अभी मैंने फेस का कंसेप्ट सिखाया था। लेट्स x के बराबर हमने क्या माना, x sin ओमेगा t, और v कैसे निकालेंगे हम लोग? d x/dt। सो a ओमेगा cos ओमेगा t। और मैंने कहा फेस डिफरेंस निकालना है तो दोनों को क्या करना होगा अपन। अब समझ में आया क्यों डिस्कशन ऐसा करता हूं मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मुझे पसंद है ऐसा रहना। वेलोसिटी एंड पोजीशन, लुक एट दिस। अब यहां फेस कितना है बच्चा? बाकी del phi बराबर mod phi1 minus phi2। Remember all this, 0 minus π/2 because this phase is phi1 is 0 and this phase is, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये देखो, ये रहा, इसको कहते हैं डिवीजन। दिस इज हाउ एंड कंडीशन बोथ एसएचएम और वेव फंक्शन आर इन साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। दोनों या तो साइन में हो या कॉस में हो, बोथ दोनों का सही होना तभी फेज डिफरेंस निकलेगा। तो अपन ने क्या किया, पहले पोजीशन देखा, वेलोसिटी देखी, और अपन को क्या देखा? पोजीशन देखा, वेलोसिटी देखी, बट ये कॉस था, इसको किसमें ट्रांसफॉर्म किया? साइन में। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2। परफेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड दैट्स बोथ आर ट्रू। परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। क्या लगा बच्चा, बताओ कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। तुम जितना मुझे मोटिवेशन दोगे मैं ट्रिपल टाइम तुम्हें मोटिवेट करूंगा। और तुम्हारा मोटिवेशन क्या है? वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारी तारीफ करना, जिससे मेरा मोटिवेशन लगा रहे कि हाँ यार अब करना है यार। और वादा करता हूं बच्चा, एक एक टॉपिक फिजिक्स में ऐसे ही रिवाइज करवा दूंगा, छा जाओगे गुरु। कम से कम गिरी से गिरी हालत में, कितना भी बुरा स्टूडेंट हो, उसको लगा फिजिक्स नहीं आती है, he will secure more than 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45। 38 और 40 पक्का स्ट्राइक कर जाएगा। थोड़ा सा मेहनत ही तो 45 सही। चलो, आई थिंक होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसमें तो कुछ बात ही नहीं करना है। YDSC एक्सपेरिमेंट नाम सुना है? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट है। दुनिया का सबसे कहते हैं ना मोस्ट पॉपुलर एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बोला गया है। एक्चुअली वेव के सुपरपोजिशन होने से, जैसे मैंने वेव बनाया, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, ये माइनस, दोनों मिलेंगे और एक बड़ा प्यारा सा वेव आपको और एनालाइज करके देगा ऐसा। एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विच कॉल्ड इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर यही अपोजिट फेस में हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिनोमेना ध्यान रखिए, माइनस ये प्लस, और ये आपको एकदम बिल्कुल देगा। तो कंस्ट्रक्टिव और ये डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो बहुत छोटी सा बात है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। YDSC में टू सुपरपोजिशन का इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव, इंटरफेरेंस पैटर्न याद करो, YDSC एक्सपेरिमेंट। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, ओके, टाइम पीरियड दे रखा है 6 सेकेंड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? परफेक्ट। अब क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। ये बड़ा बेसिक सवाल है। मैक्सिमम स्पीड, ओफो, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड a ओमेगा। ये लिखा नहीं लिखा है? अब बताओ, a कितना दे रखा था? 3, और ओमेगा कितना है बच्चा? 2π/6, क्योंकि ओमेगा यहाँ तक जाएगा तो है ना, थू। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? पाई। तो बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान बच्चा, इसमें तो अपन को और आपको कुछ करना ही नहीं है। बहुत आसान, लिटरली बहुत आसान है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। SHM हैज एम्पलीट्यूड A, ठीक है, SHM हो रहा है और एम्पलीट्यूड A है और टाइम पीरियड T है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चा? 2π/ओमेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। ये भाई तो सब सवाल एक ही जैसा लग रहा है। ये तो A हो गया, ओमेगा का क्या रखोगे? 2π/T। कुछ दिख रहा है? तो आसान। मैंने एक कंसेप्ट सिखाया, कितना मजा, 2π/A/T। फोर्थ, कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है और टाइम पीरियड दिया हुआ आपको,
टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 16 सेकेंड, तो अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। क्या लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 8 सेकेंड। जो डेटा दे रखा है पहले इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। At time t equal to 2 seconds, the particle crosses the mean position, while at t equal to 4 seconds, velocity become 4 seconds. ठीक है। The amplitude of the motion of the particle कितना होगा? ओके, ठीक है। Its velocity इतना दे रखा है, ठीक है। 2 सेकंड पे भी और 4 सेकंड पे मीन पोजीशन पे पास हो रहा है। तो आपको पता है कि लेट सपोज एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, ए साइन ओमेगा टी। सो ए ये हो गया और साइन ओमेगा कितना था मेरे पास, पाई बाई 8, और टाइम कितना है 2 ले सकते हो। सो एक्स बराबर कितना आ गया, ए साइन पाई बाई 4, तो दैट इज ए बाई √2। हमें क्या मिल जाएगा बाई √2 पे, मीन पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है। अब उस पर वेलोसिटी भी दे रखा है मीन पोजीशन पे। मीन वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम होता है ए ओमेगा कितना है आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो जो निकल आया उसको हम साइड रख लेते हैं। हमें ओमेगा पता चल गया, हमें मीन पोजीशन पता चल गई, और हमें वेलोसिटी चाहिए। सॉरी, वेलोसिटी दिया हुआ है मीन पोजीशन में कितना दे रखा है 4, जो कि ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड पूछा है। सो वी बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। और आपको पता है कि यहाँ पर कितना दे रखा है, मीन पोजीशन में कितना है आपके पास, ओमेगा कितना, x कितना आया था आपके पास, a बाई √2, तो ये कितना था पाई बाई 8 √a²। मीन पोजीशन में कितना, a² बाई 2, और ये मीन हमने मीन पोजीशन कहाँ पर थी, a बाई √2 पे थी, और यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो 4 पाई बाई 8 a बाई √2। सो a की वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना लिखोगे, a बराबर 32, ठीक है ना, √2 बाई पाई। ये आंसर आना चाहिए। तो आई थिंक 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल अच्छा था, बाय डिफॉल्ट मुझसे मिस कर गया, बट मैं इस पर थोड़ा सा और भी वर्क करूंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम पीरियड को लेकर दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमें एक बात तो पता है कि t/4 का डिवीजन होता है ना, और 16 है, तो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इसलिए इस पर थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए आपका आंसर जरूरी है देखना। मैं अब नेक्स्ट टाइम और एनालिसिस के साथ इस पर काम करूंगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब क्वेश्चन नंबर 12 तरफ हम लोग चल रहे हैं। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है, 10 की तरफ, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, आई होप कि सभी को समझ में अच्छे से आ गए और बहुत फिर जैसे करते थे ना वैसे करने लगे, ठीक है ना। टू पार्टिकल P and Q start from origin and execute SHM along the x-axis with same amplitude but their period, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो A1 बराबर A2 लिख लो, और T1 बराबर जो पहला वाला पार्टिकल को हम फर्स्ट कह रहे हैं उसका 3 सेकेंड है, और T2 को कितना कह रहे हैं हम लोग, 6 सेकेंड कह रहे हैं। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा 1 एंड 2 पाई बाई ओमेगा 2 इक्वल टू 6। ये लिख सकते हैं बिल्कुल। सो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 6 आ जाएगा। The ratio of velocity when they meet, okay, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा P and Q when they meet, जब ये आपस में मिलेंगे। ओके, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास दो ऑसिलेशन हो रहा है, एक ये है एक तरफ ये है, दोनों की खास बात ये कि दोनों का प्लस ए माइनस है। एसएचएम का टाइम पीरियड सेम ही है, लाइक दिस, माइनस से प्लस है। ये फर्स्ट वाला केस है, या सेकंड केस है। एंड सपोज कि ये भाई साहब कहीं यहाँ पर होंगे और दूसरा भाई साहब यहाँ, जहां ये मीट कर रहे होंगे उनके लिए एक्स क्या सेम होगा, तो मीटिंग पॉइंट पे हम लोग क्या चीज देखेंगे, सेम, एक्स हमारा सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात। और ए सेम है, तो वेलोसिटी का रेशियो कैसा था, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन क्या था, वी बराबर ओमेगा √a² माइनस x²। तो फर्स्ट के लिए ए सेम होगा, एक्स के लिए भी ए सेम होगा, तो ये ओमेगा 1 लिख सकते हैं। V2 बराबर क्या लिख सकते हो, ओमेगा 2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैन वी डिवाइड दिस वन? बिल्कुल का रेशियो तो पूछा है ना, तो ये फैक्टर कैंसिल होगा, क्योंकि जब मीटिंग पॉइंट में आप नोटिस करेंगे कि दोनों का एक्स सेम होगा, भले वो क्रॉस कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो, दोनों के विद रेफरेंस टू मीन पॉइंट देयर एक्स वैल्यू शुड बी सेम एंड टाइम इज आल्सो सेम, तभी तो मीट कर रहा है। बट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन की बात हो रही है, या मीन पोजीशन कह सकते हो। तो v1 बाई v2 कितना हो गया? ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, और ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी थी? 2 पाई बाई 3 थी, और ओमेगा 2 कितना था मेरे पास? 2 पाई बाई 6, तो 6 नीचे ऊपर आ जाएगा और 2 पाई नीचे। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। बट हाँ, कंसेप्ट ये था यहाँ पर कि आपको नोटिस करने वाली बात ये थी कि जहां पर भी रेशियो चेक करना होगा वहां पर आप चेक करोगे कि कैसे वेलोसिटी निकालने। तो वेलोसिटी का एक्स पोजीशन आपको पता था, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों सेम पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट ये पूछा क्रॉस कब करेंगे आपस में। तो शुड बी रिमेन नोटिस वन थिंग कि व्हेनेवर द क्वेश्चंस विल कम लाइक दो एसएचएम कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, पॉइंट्स किस पॉइंट पे वो लोग क्रॉस करें, तो पॉइंट दोनों के सेम होंगे, ये बात आपको समझ में। और इस पॉइंट की मदद से फिर आप थोड़ा आगे अप्रोच बनाएंगे कि वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन हमें पता है, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th two simple harmonic motion of angular frequency 100 and 1000 have the same displacement amplitude। अब देखो सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब सेम क्वेश्चन, देयर मैक्सिमम एक्सीलरेशन, मतलब एक्स दोनों का ए सेम है, a1 बराबर a2, और मैंने तुमको बताया था a मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए। कैन वी राइट दिस वन? सो a1 अपॉन a2 इज नथिंग ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 स्क्वायर एंड a1 by a2, this will cancel each other, why? Because both the amplitudes are same, तो कुछ करना ही नहीं था, a1 upon a2, so angular frequency 100 का स्क्वायर ओमेगा 1 ये 1000 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, so 1:10 की पावर 2। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हो तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ये 2 0 कट जाएंगे, सिर्फ 10 ही बचेगा, तो 1 का 10 इसका क्या होगा? 10। तो बहुत सिंपल सवाल था, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 था द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी मैक्स कितना दे रखा है आपको? 2 मीटर पर सेकेंड, और ए मैक्स कितना दे रखा है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 4 मीटर पर सेकेंड। वी मैक्स का फॉर्मूला गया था मेन पोजीशन पे ए ओमेगा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर्मूला गया था ओमेगा इनटू स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी पूछा, दैट इज ओमेगा, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 था, और मैंने ओमेगा बाई ए बराबर 2 कर दिया, दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं बस। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है बच्चा, इसमें तो कुछ भी इफ और बट नहीं करना, एंड आंसर इज 2 रेडियन पर सेकेंड। बहुत आसान है, बहुत ही इजी सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट याद है आप कर सकते हैं। तो मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दे चुका था, तो वो आपको बिल्कुल काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम। तो कभी भी इन एसएचएम जहां कहीं हो रहा होगा, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखो, क्या होता है फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर। ये तो बेसिक फॉर्मूला कहीं भी लगाओगे, इवन क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ो तो भी यही लगाओगे। और ये तुमने लिखा इस तरह से, सॉरी अक्सर मैं ए के साथ गलती कर देता हूँ, ये कैसे लिखा आपको बेसिक पता ही है, बी और एक्स का रिलेशन, पहले काइनेटिक रिलेशन लिखो इस तरह से। कभी कभी एग्जाम में इसका ग्राफ पूछ लेता है आपसे, देखना ध्यान से, ये रहेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, कभी भी सवाल आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एंड इट शुड बी पैराबोला। एक्स बराबर 0 पे क्या है? मीन पोजीशन है, एक्स बराबर प्लस ए पे एक्सट्रीम, और ये बने एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0, और इसमें मैक्सिमम होगा कितना होगा? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज k मैक्स। और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये हर एक फैकल्टी ने आपको सिखाया भी होगा, डेफिनेटली सिखाया होगा जिस फैकल्टी ने आपको ये पढ़ाया होगा, ये रहा, एंड दैट शुड बी पैराबोला। ध्यान रखना ये ग्राफ कैसा है? पैराबोला। व्हाई दिस इज पैराबोला? बिकॉज दिस पावर इज 2 एंड दिस पावर इज 1, तो कभी भी ऐसा हो पैराबोलिक ग्राफ। अब देखो पोटेंशियल ग्राफ इक्वेशन क्या था? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लीज इसको अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा। और टोटल एनर्जी किसी ने पूछ लिया तो दोनों का सम करोगे। तो ये ग्राफ आप याद रखना बच्चा, मैं बार बार बता दूं, रिवाइज करवा रहा हूँ। टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
and when you add both the things this will cancel x square and remaining things what हाफ m ओमेगा स्क्वायर। तो ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों है, टोटल एनर्जी कंजर्व क्यों है, देखो ध्यान से यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, दैट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एसएचएम में इंटरनल फोर्स है। और हम कभी भी ये बोलते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, विच मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व तभी होगा सिस्टम में जब कोई बाहरी फोर्स ना लगे और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो इस वजह से एसएचएम में वाई क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई इन एसएचएम द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, बिकॉज द इंटरनल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल इज जीरो एंड द नॉन कंजर्वेटिव आर जीरो। For the to make the mechanical energy conserve, you should have to fulfill the two conditions at that extent, that you have to fulfill the condition of external force equal to zero and the non-conservative force equal to zero. जब सिस्टम में दोनों फोर्स नहीं होते हैं then we can write total energy plus kinetic energy, sorry, kinetic energy plus potential energy remain constant and that is nothing but half m omega square a square. इसका ग्राफ कैसे बनेगा, and look at this, this is also parabolic graph, बड़ा खतरनाक पैराबोला। ये है पोटेंशियल एनर्जी है ना, ओके, नाउ दिस वन एंड दिस इज योर टोटल एनर्जी, दिस इज योर टोटल एनर्जी। ये दिस इज हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम एंड टोटल इज नथिंग बट हाफ m ओमेगा स्क्वायर। जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इस तरह से वाइस वर्सा। ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पर दोनों की एनर्जी सेम है, मींस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज योर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। और ऐसे पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुए हैं वो है प्लस a बाई रूट टू, और ये पॉइंट आई कैसे माइनस a बाई रूट टू। देखो ये दोनों की एनर्जी यहाँ पर पॉइंट पर सेम, बाय जस्ट इक्वेटिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग दिस वन यू विल गेट x बराबर प्लस वन। इस पॉइंट पे दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है। एंड दिस हाउ टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट। अगर आप ये पढ़ने बैठोगे तो समय लग जाएगा, आपने देखा हल्का फुल्का आपको सब याद आ गया, ओके परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस a बाई रूट टू। देन इस पॉइंट पर एट क्वेश्चन 14, the total energy of the body is a, अब देखो मैं फायदा हुआ नहीं हुआ बताओ, कह रहा टोटल एनर्जी कितना है, E के बराबर, और फॉर्मूला क्या था टोटल एनर्जी का, लुक एट दिस ग्राफ, हाफ नो, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए when the displacement is done half like x बराबर a बाई टू। करने कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, सॉरी ये तो था ना काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। लुक अब देखो ये फॉर्मूला बताया, वहां पर काम करेंगे इसके ऊपर। कितने पॉइंट बोला, x बाई टू, हमने इसको लिखा हाफ m a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई फोर, बिकॉज स्क्वायर कर रहा हूं, तो 3 बाई 4 आप पूरा पूरा बाहर कर लो, और ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को रहने दो, और यही क्या था, E था मेरा, तो कितना एनर्जी हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा जब आप हाफ डिस्टेंस पे जाओगे। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो लुक एट दिस, कितना आसान क्वेश्चन था, बाय जस्ट डूइंग अ फॉर्मूला आप आराम से कर सकते हो। A body of mass 1 kg execute SHM, its displacement given by this one, kinetic energy कितना होगा, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ke max कहाँ पर होता है, Ke max का सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ m v max का होल स्क्वायर, और ऐसे में v max कहाँ पर होता है, मेन पोजीशन पे, और कितना होता है, हाफ a ओमेगा का होल स्क्वायर। तो यही तो मैंने सिखाया ना आपका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस गिवन क्वेश्चन, मास कितना है यहाँ पर, 1 kg है, ओमेगा कितना है यहाँ पर, ओमेगा t, दिस शुड बी t, ओमेगा इज 100, इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए, और a की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, तो 36 18, सो दिस शुड बी अच्छा सेंटीमीटर में है, तो इसको 10⁻⁴ भी कर लीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा, 18 जूल, बिकॉज इट शुड बी मीटर ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 18 जूल इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान।
बहुत आसान है, बहुत अच्छा पेपर है, बढ़िया है। इन ट्रांसफर वेव मोशन ऑफ पार्टिकल इज द, बहुत आसान है ये तो। अगर आप ट्रांसफर वेव की बात करें तो जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, दिस आर द पार्टिकल लेट्स सपोज ऑफ द मीडियम एंड वी प्रोवाइड द फ्रीक्वेंसी, तो ये ऐसे ऐसे उठेंगे, आपके सर ने सिखाया भी होगा इस तरह से। देन ये फाइनली वापस रिबाउंड करेंगे एंड लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन and this is called your x axis and this is your y axis. Look at it, when we draw just connecting these points, so this is your particles. So particle y, what is y? Y is called displacement of particle. What is x? What is x? X is position of particle. And suppose this figure is t equal to 0, time is changing, this figure is like going to be changes. So whole function is nothing but the y is depend on the x and t. What is x? X means the position of the particle at which time you want the displacement. And that's why when we write down the function of a wave, you need a 3 variable parameter x and t and y. What the x is nothing but the position of the particle. And what about y? Y is nothing but displacement of the particle. If someone has asked you what about the displacement of third particle at the time 3 second, at the time 4 second, you need have to be the function of x and t. That's why we need one of the best representation for this function is nothing but sine kx minus omega t plus phi or cos. So depends on you what the following condition, तो ये better जो satisfaction है वो sin और cos के साथ ही होगा. And look this one, आपका वेव किधर जा रहा है? वेव राइट साइड जा रहा है, वेव का मोशन राइट साइड है और डिस्प्लेसमेंट किधर है पार्टिकल का? ऊपर नीचे. सो वेव का डायरेक्शन किधर साइड है? प्लस आई, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? प्लस जी. एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ऑलवेज क्या होगा बच्चा? पार्टिकल परपेंडिकुलर टू दिस वन. लॉन्गिट्यूडनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग ही वो ऑसिलेट करेगा. नाउ 17th क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, look I have already derived this one, total energy half m omega square है, मास आता है, ओमेगा आता है और a आता है. बताओ क्या आएगा? कैन वी राइट अगेन द फॉर्मूला, half m omega square a square, this square of the amplitude. Look at this one, perfect, fourth is the correct. Now 18th question, the maximum speed of the SHM. maximum speed का मतलब ही क्या हो गया? एट मीन पोजीशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड ए ओमेगा. मैक्सिमम ऑसिलेशन कितना है आपके पास? 1.57 ओमेगा स्क्वायर. द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल. टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? अगर मेरे को कोई ओमेगा बता देगा तो मैं पक्का टाइम पीरियड बता दूं. डिवाइड कर दूं मैं इसको, सो ए से ए कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल. सो ओमेगा बराबर नथिंग 1.57 रेडियन पर सेकंड. यही आएगा ना फाइनली, मैंने यहाँ रखा. अब इसको लेकर यहाँ रखूं, सो कितना होगा? t बराबर 2 पाई, 2 पाई कितनी? 3.14. तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 सेकंड आंसर आना चाहिए. तो इस कैलकुलेशन बहुत सिंपल सवाल यार, बहुत आसान. इतना आसान भी नहीं होना चाहिए पेपर, बहुत आसान है. इससे आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि ऐसा नहीं, इतना आसान पेपर भी नहीं आता है. बट इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है. The period of the oscillation, time period of the constant at length is mine. अच्छा ये बताओ, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल पेंडुलम का L by G. ये सर ने डिराइव करवाया भी होगा आप लोगों को इस तरह से, है ना? This is your bob mass m which is oscillating and this is the relation between t, time period length and this time period inside the mine. तो अगर माइन के अंदर आप जाओगे, मतलब अंदर जाओगे ना, डेप्थ. माइन कहाँ होता है इतना तो पता होना चाहिए, इनसाइड. और जब जी इनसाइड जाओगे अंदर की तरफ, तो वो जी से छोटा होगा, है ना? जाहिर सी बात. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? अभी भी वही होगा बट L by G डैश. और नोटिस करने की बात ये है कि G के जी से कम है तो ऑब्वियस सी बात है T डैश टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो ग्रेटर देन, ठीक, परफेक्ट. तो अर्थ सरफेस पे इज नथिंग बट 2 पाई नोट बाई एल जी. जब माइन के अंदर ले जाओगे तो जी इफेक्टिव आपका चेंज होगा. सो आई थिंक दिस इज इजी वन, तो ग्रेटर देन टी. परफेक्ट. 90. 20th बहुत आसान सवाल है. द स्प्रिंग हैव अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है,
विद लोडेड मास है, अच्छा मास लोड कर दिया गया। नो ड्राइंग दिस डायग्राम, द स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज लोडेड अगेन विद द सेम मास। अगर आपने कट कर दिया द स्प्रिंग इज कट इक्वल पार्ट, तो ये भी एल है, लेट्स सपोज ये भी एल है, L/2 मान लो, पहले कितना था। तो सर ने रिलेशन पढ़ाया होगा कि जो स्प्रिंग होता है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये आपकी फैकल्टी को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया भी होगा, डेफिनेटली पढ़ा, हर फैकल्टी पढ़ाता है। सो के है, लेंथ एल है, अगर आपने इसको कट किया दैट शुड बी गोइंग टू बी, जितना छोटा स्प्रिंग उतना ज्यादा उसके क्या हो गया बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो अगर लेंथ आपने हाफ कर दिया है तो अब इसकी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k हो जाएगी। और टाइम पीरियड भी अब मैंने अटैच कर दी सेम ब्लॉक से, तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, m/2k हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा, थर्ड। ऑब्वियसली सिर्फ न्यू स्प्रिंग पूछा है, तो ये रिलेशन याद रखना बच्चा, लेंथ के साथ साथ पहले ये रिलेशन क्या था, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l, तो k डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l/2, तो यूजिंग दिस वन यू विल गेट 2k। बहुत आसान, बहुत सिंपल पेपर है, टू द पॉइंट पेपर है, ऐसे सवाल आपको फंस जाएंगे। अब देखो इन केस ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ का ग्राफ पूछा गया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो तुम्हें टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 2π√L/g। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, t² 4π²L/g। क्या ये लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब ग्राफ किसके बीच में पूछा है, t वर्सेस l, देखो कौन कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा अब देखो, तो ये ग्राफ बना कैसा, सबसे पहले देखो कैसे बनाएंगे इसको, ये t हो गया, ये l हो गया। हैव यू रिमेंबर कि ये लेट्स सपोज इसको y एक्सिस मान लो, y² और ये x मान लो, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1। दिस इज ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला, और पैराबोला में क्या x पावर 1 है, दूसरी पावर 2 है। तो जिधर पावर कम होती है, जिधर पावर कम होती है यहाँ पर क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1। तो जिधर पावर कम होगी आपका मुंह उधर ही खुलता है जो कमजोर होता है, तो दिस विल बी ग्राफ। तो इसमें तो बाबू अभी कभी जब पूछेगा t² वर्सेस l का ग्राफ, t² वर्सेस l का ग्राफ पूछ लेगा, ध्यान रखना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बिकॉज t² इज नथिंग बट y एंड दैट इज योर x। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, y² बराबर x, y बराबर x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा इसमें, सेकंड इज द करेक्ट, अगर t वर्सेस l, नीचे l नहीं दे रखा है। तो ये ध्यान रखना बच्चा, बहुत सिंपल था। द ट्यूनिंग फॉर्क मेक्स 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ट्यूनिंग फॉर्क, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको कितनी, 256 हर्ट्ज दे रखी है, बहुत प्यारा सवाल यार। वेलोसिटी दे रखा है 330 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ पूछा तो वेलोसिटी और क्या, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। 330 बराबर लैम्डा पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 256, सो लैम्डा बराबर 330 अपॉन 256। आई थिंक 1.2 मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करिएगा क्योंकि आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं। 330 डिवाइडेड बाय 256, 1.289, दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मैं यूज कर सकता हूँ, आप नहीं, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पेपर आपका बहुत नॉमिनल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो जितना मुझसे कवर अप होना था मैंने कवर किया, बाकी कंसेप्ट भी रिवाइज करवाया जो आपके बहुत काम आएंगे। जहां मुझे लगा कि जरूरत है तो मैंने बताया। क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट यू हैव टू गिव इन टेस्ट इन रिस्पेक्टिव अदर बैचेस में जो हुए हैं टेस्ट, उनको भी दीजिए आप, लाइक SBTS दीजिए, न्यू लाइट दीजिए, इवन गो विद द FSTs। तो ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत नॉमिनल लेवल के हैं, तो इससे अभी उतना शार्पनेस नहीं आएगा। तो मैं आपको बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूँ। देखो स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें पढ़ाया गया होगा, गामा P बाई रो, है कि नहीं, है ना। और इसको आप लोग ये भी कह सकते हो गामा RT बाई, अब देखो ये कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे भूल जाना है, PV बराबर पढ़े हो नहीं पढ़ोगे इन RT, गैस इक्वेशन। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सब तो पता होना चाहिए। PM, ये डेंसिटी हो जाएगा ना M/V, तो P बाई रो कितना दिख रहा है, P बाई रो बराबर RT बाई M, तो ये रहा ग्राफ आपका। सो स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, अगर मैंने T कांस्टेंट कर दिया तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसे हो जाएगी,
कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। प्रेशर पे नहीं, डेंसिटी ऑफ गैस नहीं, क्योंकि रो अगर आपने P बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और T जब कांस्टेंट है तो ये सारा पैरामीटर कांस्टेंट आएगा। अब बोथ नो, नन ऑफ द अबव। अरे कहीं मतलब 23 तक ही डिस्कस करना था ना हमको। हाँ 23 तक डिस्कस करना, मुझे लगा इससे आगे डिस्कस करना। एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। देखो बच्चा, मैंने जितना कोशिश किया उतना कवर अप किया कि सारे कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी में चलते चले जाए। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, शायद आप नए हैं, आपको उतना अनुभव होगा नहीं होगा, मुझसे तो कम ही होगा, मतलब एग्ज़ाम देने में नहीं, मैंने नीट कभी नहीं दिया, आई वॉज फ्रॉम जेई डिवीज़न। तो बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने एक चीज़ सीखी, मतलब टिल 8-9 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड में हमें हो गया। इस एग्ज़ाम को ख़त्म कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू विद द 2025 में पेपर देना, कुछ भी करो, इतनी शिद्दत से ताकत लगा के मेहनत करो कि 25 में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा तुमने इस एग्ज़ाम को मौका दिया ना बाबू, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम इसे ख़त्म कर दो, नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर देगा ये। मेरा ये एक्सपीरियंस है बाबू। बाकी सिर्फ कहानियाँ यूट्यूब पे चल रही है कि मैं 4 दिन में टॉपर बना दूंगा और 20 दिन में तुम्हें रैंक 1 दिला दूंगा, तो ये सब जड़ी बूटी तो हमें मिली नहीं आज तक। मैं तलाश में आज भी हूँ जड़ी बूटी के। तो उस जड़ी बूटी को खाने की कोशिश मत करिएगा यूट्यूब पे। एक से एक लोग आते हैं और तरह तरह की बातें बोलेंगे कि भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, 10 क्वेश्चन मैच करवा देंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराहियत की नजारत है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर भरोसा करना और आपके खुद पे। दुनिया में कोई भी ताकत किसी को सिलेक्शन दिला सकता है, वो खुद के दम पे होता है। बहुत सारे प्रोफेसर देखे अपने बच्चों को आईटी सेलेक्ट नहीं करवा पाए, बहुत सारे डॉक्टर्स देखे अपने बच्चों को सिलेक्ट नहीं करवा पाए, बट स्टिल दे आर टॉपर इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस। व्हाई? बिकॉज अपनी तकदीर अपने हाथ में होती है। वो अगर किस्मत बनाने किसी की हम निकलते हैं ना, तो सबसे पहले खुद की बनाने चाहिए। तो ये सिर्फ कहने की बात है, और आपकी दम, आपकी ही शक्कत या आपकी मेहनत ही काम आएगी। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन बच्चा, खत्म करो, नहीं तो समझ लो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 से मैं आपको आरबीटीएस का फिजिक्स में सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्यूशन देखा होगा कैफी सर का, और क्वेश्चन नंबर 24 जो आपको दिख रहा है वो मैचिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, और कॉलम फर्स्ट में लिखा है रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, a region of high pressure and high density longitudinal wave transverse wave। और फिर कॉलम सेकंड में भी कुछ स्टेटमेंट लिखे। तो कुछ अगर हम ए पार्ट की बात करें, करें अ रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, तो होता क्या है कि अगर एयर पे लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसमिट हो रही होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपागेशन में जो आपका रेयर फ्रैक्शन होता है, तो वहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और वहां पर जो प्रेशर और डेंसिटी होता है वो कम होता है। ठीक है ना? तो और जबकि अगर हम कंप्रेशन की बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव में, तो कंप्रेशन पे जो आपका जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो थोड़ा क्लोज होते हैं, तो वहां पर आपका प्रेशर और डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका रेयर फ्रैक्शन होगा लो की वजह से, और यहां पे आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट हो रही होती है, तो जो मीडियम ऑफ पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। जबकि ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है वो वाइब्रेट होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होता है वो सेम डायरेक्शन पर होता है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होता है। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेयर फ्रैक्शन कहां पे लिखा है, 4 पे लिखा है, तो ए की मैचिंग 4 के साथ होगी। और अगर हम बी की बात करें तो ये कंप्रेशन आपका 3 पे लिखा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम डायरेक्शन के लिए आपका कॉलम सेकंड पे 2 नंबर है, और ट्रांसवर्स वेव के लिए
राइट एंगल दे रखा है परपेंडिकुलर, वो आपका 1 हो गया। तो ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। और ऐसी मैचिंग कहां दिख रही? थर्ड पे दिख रही। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज has a velocity of 300 meter per second. The phase difference between the 2 points is 60 degree. अगर इसको रेडियन में चेंज करें तो that is pi by 3. Then the path difference. तो सबसे पहली चीज कि अगर इनमें हम रिलेशन देखें तो जो रिलेशन होता है डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस है, जबकि डेल्टा फाई आपका क्या है? फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, अपने को डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए अपने को लैम्डा की भी जरूरत है। लैम्डा के लिए दो वैल्यू दे रखी है, तो v बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां से लैम्डा हो जाएगा v अपॉन फ्रीक्वेंसी। v आपका स्पीड 300, फ्रीक्वेंसी आपका 500, तो ये आपका आ गया 3/5। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, डेल्टा फाइव की जगह पर हम पुट कर सकते हैं पाई बाई 3, 2 पाई, लैम्डा की जगह लिख सकते हैं 3/5, तो 5 गया ऊपर इंटू डेल्टा एक्स। बेटा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स आ गया 1/10 मीटर। ओके, अब अगर इसको मेरे को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली जो पाथ डिफरेंस दिख रहा है वो 10 सेंटीमीटर दिख रहा है। जब मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे दिखता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 करा व्हेन बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, एंड ऑफ नियरली द सेम फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही क्लोज है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस टू द लाउडनेस ऑफ वन ऑफ द वेव विल बी एन, वेयर एन इज। आपको पता होना चाहिए कि जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ओके, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन होता है, तो जो इंटेंसिटी है आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। और अगर हम बात करें मैक्सिमम लाउडनेस की, तो मैक्सिमम लाउडनेस की अगर हम बात करें तो यहां पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, और यहां पर जो आई मैक्स रहा होगा वो रहा होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम आई मैक्स की बात करें तो ये आपका 4, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या सेम है, तो ये आपका 4A स्क्वायर होगा। अगर हम किसी एक वेव की बात करें तो आई बराबर क्या लिख देंगे आप? आई प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आई मैक्स अपॉन आई 1, ये आपका 4 आता दिख रहा है। कैसा आता दिख रहा है? 4 आता दिख रहा है। ठीक, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन में गिवन था कि ये रेशियो कितना दे रखा था? n दे रखा था, तो अपना आंसर n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड सही होगा। 27 two periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities is. अगर हम बात करें मैक्सिमम और मिनिमम, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में आपने देखा था कि जब हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आपका फाई क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, क्योंकि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। उसके लिए फाई क्या होगा? 0 रहा होगा। यहां पर मतलब हो गया कि दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम आई मैक्स की बात करें तो आई मैक्स आपने लिखा होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी पे cos फाई की वैल्यू क्या रही होगी? -1 रही होगी, और यहां पर आई मिनिमम हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अब क्वेश्चन में बोला गया सम, तो अगर इसका सम किया जाए आई मैक्स प्लस आई मिन, तो अब इसको ऐड करोगे तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 I1 प्लस I2। ये दिख गया आपका।
तो ये आपका आया आई मैक्स प्लस आई मिन टू आई वन प्लस आई टू, और ये आपका कौन सा सही होगा, सेकंड सही होगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 28। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ, जो बीट्स है तो जब दो वेव होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होती है, तो जब वो सुपर पोजिशन पे आती है, जब वो सुपर पोजिशन पे आती है तो फिर आपने देखा होगा कि इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, कहीं इंटेंसिटी राइज करेगी और कहीं इंटेंसिटी फॉल्स करेगी। यही जो वेरिएशन है इंटेंसिटी में, इस फिनोमिना को बोलते हैं बीट्स। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। और बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही एक दूसरे के क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है ना। हाँ, आपने इंटरफेरेंस की तरफ पढ़ा होगा कि जहां पे इंटेंसिटी राइज करोगी तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे फॉल करोगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस होने के लिए भी आपका क्या होना चाहिए, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। जब तक सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव नहीं होगा तब तक वहां पे इंटरफेरेंस भी पॉसिबल नहीं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ इसका, वो आपका डी ऑप्शन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन 4v² और 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या होगा कि जैसे सपोज दैट कोई अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, अगर हम बात करें लीनियर एसएचएम की, लीनियर एसएचएम की, तो लीनियर एसएचएम में जो ओ पॉइंट है वो आपका मीन पोजीशन हो गया, ए और बी आपका क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर, वो क्या होती है, जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो अगर यहां पर मैं v बराबर जीरो पुट कर दूं तो ये आपका क्या आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ये दूसरा भी तरीका है कि आप इसको वेलोसिटी वाले फार्मूले के हिसाब से सेट कर सकते हो कि v बराबर 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जो दूसरा मेथड है आपका वो ये भी हो सकता है कि v बराबर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा। तो v बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो अगर यहां से भी कंपेयर करोगे तो a बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव का मतलब क्या है, स्टेशनरी वेव हमेशा नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म करती है यहां पर। और जब आपका दो आइडेंटिकल वेव हो, या तो दोनों ट्रांसवर्स हो या दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो, अपोजिट डायरेक्शन पर सेम स्पीड से प्रोपागेट हो रही होंगी और उनके एम्पलीट्यूड भी सेम होंगे, तो उनके सुपरपोजिशन से वेव डेवलप होती है जो मीडियम में स्टेशनरी अपीयर होती है। उसी को बोल देते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। और जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर होता है एंटी नोड। वहां पर क्या होता है, एंटी नोड होता है। और जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वो आपका होता है नोड। वो आपका क्या होता है, नोड होता है। तो नोड पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। जब नोड पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा तो यहां पर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, जबकि एंटी नोड पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस वजह से यहां पे आपका स्ट्रेन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट नोड्स, स्ट्रेन इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स, स्ट्रेन इज मिनिमम एट नोड्स, एम्पलीट्यूड जीरो एट ऑल पॉइंट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर आपका मिनिमम होगा स्ट्रेन। तो जो अपना राइट स्टेटमेंट दिख रहा है वो आपका फर्स्ट दिख रहा है कि स्ट्रेन जो मैक्सिमम है वो कहां पर है, नोड्स पर है। ओके, और अगर हम एंटी नोड्स की बात करते तो मिनिमम होता है। तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 32, a standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between 2 atoms having a distance 1.21 angstrom between them. The wavelength of the standing wave is, अगर हम बात करें इसकी,
ये आपका हुआ, ठीक है। तो अगर हम यहां पे स्टेशनरी वेव बना रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्टेशनरी वेव बनानी जिसपे उतने ही नंबर ऑफ नोट्स और एंटी नोट्स हमें रिप्रेजेंट करने जो क्वेश्चन में गिवन है। तरह की 3 नोट्स दिख रहे हैं और 2 एंटी नोट्स दिख रहे हैं। तो देखो ये 2 एंटी नोट्स हो गए और ये आपका क्या हो गया, नोट्स हो गया। हम सबको पता है कि ये जो डिस्टेंस है 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/2, यहां भी λ/2। तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, लैम्डा हो गया। और क्वेश्चन में ये लैम्डा कितना दे रखा है, 1.21 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दे रखी है 1.21 एंगस्ट्रॉम। तो इसके हिसाब से अपना लैम्डा क्या हो जाएगा, 1.21 एंगस्ट्रॉम। ये तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि अगर हम नोट्स और एंटी नोट्स, जो नियरर नोट्स और एंटी नोट्स अगर उनके बीच की डिस्टेंस देखें यहां से यहां तक, तो ये आपका λ/4 होता है। ये आपका क्या होता है, λ/4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। इफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L has the maximum angular displacement theta, then the maximum velocity of bob is। ये बच्चा एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब अगर हम बात करें यहां पे, तो बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर है, थीटा पर है। जब ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैं लिख सकता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये मैं देखता हूं कि इसमें कितना लॉस हुआ होगा। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो क्या है, एल है। अगर ये डिस्टेंस देखो तो ये आएगा एल कॉस थीटा। ये थीटा दे रखा है, ये एल हो गया, तो ये आपका एल कॉस थीटा यहां तक आएगा। तो अगर ये दिखते हैं हाइट कितना आया, तो ये बच्चा जो एच आएगा एल माइनस एल कॉस थीटा होगा। तो यहां पे एल कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये आया। और जब ये आ गया एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इतना ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में नीचे आया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो एम जी, एच की जगह वैल्यू रखेंगे एल 1 माइनस कॉस थीटा, अब बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर हम cos 2 थीटा के फार्मूले से ओपन करें तो ये 2 आ गया इधर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है इसका, बराबर वी स्क्वायर। देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर आएगा 4GL साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से जो वी आएगा वो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 √GL। ये आपका आंसर आएगा। तो आपसे वेलोसिटी पूछी गई थी, तो यहां पर v बराबर हो जाएगा 2 √GL साइन थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सेकंड ऑप्शन होगा। 33 4 wires of identical length, diameters and of the same material are stretched on a sonometer wire if the ratio of their tension is 1:4:9:16। ये टेंशन का रेशियो दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ दियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। अगर हम बात करें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की बात करें, कि जैसे वायर इसको स्ट्रेच करोगे थोड़ा, तो यहां पर कुछ इस तरह की फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बना होगा और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी F 1/2L √T/m, √T/m। अब इसी फार्मूले को, ये जो स्मॉल m है बेटा वो आपका मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर d। d इज द डेंसिटी, r इज द रेडियस, t इज द टेंशन। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा, डायामीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा।
लेंथ सेम है, दोनों के लिए लेंथ सेम होगी, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पर डिपेंड करेगी? टेंशन पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? टेंशन पर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3 रेशियो F4, मैं लिखूंगा √T1 रेशियो √T2 रेशियो √T3 रेशियो √T4। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, तो ये आपका आया स्क्वायर रूट पे फ्रीक्वेंसी का रेशियो। और ऐसा कहां दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका फोर्थ ऑप्शन। 34, द टेंशन इन अ पियानो वायर इज 10 न्यूटन, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी? डबल फ्रीक्वेंसी देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फ्रीक्वेंसी है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? √T होगा। तो F1 अपॉन F2 बराबर √T1 अपॉन T2, ये फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ रिलेशन होता है। तो अगर हम बात करें तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हम लोग कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी द टेंशन इन अ पियानो वायर इज 10 न्यूटन, व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर टू प्रोड्यूस अ नोट ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी? अगर ये F रहा होगा तो अब ये कितना हो जाएगा? 2F हो जाएगा। इनिशियली टेंशन कितना था? 10 था, ये T2 आपने, ये F से कैंसिल हो गया। अगर स्क्वायर किया जाएगा तो 1/4 10 अपॉन T2, देन T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो ये आया T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 35, द ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड इन टू स्टील वायर्स A and B, द डायमीटर ऑफ A is twice of B and tension in A is half that in B, the ratio of velocities of wave in A and B is, तो वेलोसिटी होता है √T अपॉन m, ये √T अपॉन पाई r स्क्वायर d, आपका r रेडियस हो गया, d आपका डेंसिटी है। ओके, तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया जाए तो वहां पे टेंशन और डायमीटर के बारे में बोला गया, तो यहां से V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √T अपॉन r, क्योंकि r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? r हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो VA अपॉन VB बराबर √TA अपॉन TB इंटू RB अपॉन RA। तो VA अपॉन VB टेंशन इज A इज हाफ दैट इन B, तो ये हो जाएगा T/2 और B का हो गया T इंटू डायमीटर ऑफ A इज ट्वाइस, अगर B का R डायमीटर का ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस ही रहेगा 2R, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपका आया 1/2√2, तो जो रेशियो आएगा 1:2√2 आएगा। देन योर आंसर इज सेकंड, कि आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ वेव हैज वेवलेंथ 10 मीटर, वेवलेंथ 10 मीटर दे रखा है, स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव? बेसिक्स ऑफ फार्मूला है V बराबर F लैम्डा, तो F बराबर हो जाएगा V अपॉन लैम्डा 340 अपॉन 10 देन 34 हर्ट्ज। अगर हम बात करें 34 मीटर पर सेकंड, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना, तो आपका सही क्या होगा? फोर्थ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, a string is rigidly tied at the two end equation of vibration is given by y बराबर cos 2 pi t into sin 2 pi x, then the minimum length of string। अगर हम बात करें मिनिमम लेंथ की, तो मिनिमम लेंथ के लिए क्या रहा होगा? हमेशा स्ट्रिंग कुछ इस तरह का, दोनों एंड पर क्या होगा? टाई होगा। जब दोनों एंड पर टाई होगा तो दोनों एंड पर क्या होगा? नोट्स होगा। तो ये सबसे बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इससे बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से जो मिनिमम लेंथ होगा वो आपका नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस है, मतलब λ/2। तो अगर अपने को लैम्डा मिल जाए तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है sin kx। ओके, वैसे स्टेशनरी वेव की क्वेश्चन ये आप लिख सकते हो। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहां से k बराबर क्या दिख रहा है? 2 पाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और k बराबर क्या होता है? k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या आया? 1 मीटर आया। जब लैम्डा 1 मीटर आया तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगा ये होता है λ/2। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम, या जो मिनिमम लेंथ होगी
वो हो जाएगा 1/2 मीटर एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 36 ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, तो ये आपका क्लोज आर्गन पाइप हो गया। कंटेनिंग एयर इन इज एक्साइटेड, इट प्रोड्यूस द फंडामेंटल नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज। इफ द सेम ट्यूब इज ओपन एट द बोथ इन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें क्लोज आर्गन पाइप की, दैट इज इक्वल टू V/4L। अगर लेंथ सेम होगा तो ओपन आर्गन पाइप में ये जो फ्रीक्वेंसी होता है V/2L। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो F क्लोज्ड अपॉन F ओपन V/4L अपॉन V/2L। V से V कैंसिल हो गया, ये 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। और क्लोज्ड आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा था? 512। तो ओपन आर्गन पाइप का हो जाएगा 512 इंटू 2 124 हर्ट्ज। ओके, तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, 38 का फर्स्ट। 39 द फर्स्ट ओवरटोन इन अ क्लोज्ड पाइप हैज अ फ्रीक्वेंसी। अगर हम क्लोज्ड और ओवरटोन की बात करें, क्लोज्ड पाइप का मतलब एक एंड पर क्लोज हो गया, ये फर्स्ट मोड है। ये फर्स्ट मोड है, यहां पर आपको हार्मोनिक मिलेगा दैट, और या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी V/4L। लेकिन अगर हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो कुछ इस तरह का बन रहा होगा, है ना। तो यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर जो फर्स्ट ओवरटोन आएगा, फर्स्ट ओवरटोन बोलो या थर्ड हार्मोनिक बोलो, ये 3V/4L होगा। 3V/4L होगा। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? सेम एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ट्यूब ऑफ द सेम लेंथ। नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो वो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ट्यूब की V/2L, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ट्यूब, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, तो ये 2V/2L होगा, तभी मैच नहीं कर रहा है। सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ट्यूब, जो आपका ट्वाइस होता है यही आपका ओवरटोन होता है फर्स्ट, तो ये तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तो फिर हमें किस पे टिक करना होगा? नन ऑफ पे, तो 39 का आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। एंड आर्गन पाइप ओपन एट वन एंड इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, ओके, एंड इट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम होगा। विथ अनदर पाइप ओपन एंड बोथ इन एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज पे क्या है? फर्स्ट ओवरटोन है, तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो गया 3V/4L, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी आपका फ्रीक्वेंसी आएगा वो फर्स्ट ओवरटोन होता है, ठीक है ना। ये और रेजोनेंस पर है। अच्छा, इसकी लेंथ आपकी CLC हो गई। F अगर ओपन की बात करें तो F ओपन में क्या बोला गया? थर्ड हार्मोनिक, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन आर्गन पाइप की V/2L, तो थर्ड की हो जाएगी 3V/2LO। ये अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, क्योंकि इक्वल बोला है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे ये दोनों क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी। V/4LC 3V/2LO, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, तो आपको LC/LO बताना था, और ये आ रहा है 1/2। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड्स पॉइंट। देखो टोटल अगर एनर्जी की बात करें तो वो होती है ½ m ω²A²। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होती है ½ m y²A, सॉरी ½ m ω²y²। क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर A/2, तो u बराबर 1/2 m ω², A²/4 1/4 इंटू 1/2 m ω²A², और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? इसकी जगह आप E लिख सकते हो, तो u बराबर हो जाएगा E/4। तो ये आपका राइट आंसर होगा, और ऐसा कहां पे? थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। ओके,
और वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है और वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, हर एक पॉइंट पर सेम देखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 42, न्यूटन एज्यूम दैट साउंड प्रोपागेशन इन अ गैस टेक्स अंडर। शुरुआत में क्या हो गया, जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो न्यूटन ने बताया कि जब एयर पे कोई साउंड वेव प्रोपागेट होता है तो अपर रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के दौरान जो टेम्परेचर होता है, ड्यूरिंग रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर वो आइसोथर्मल चेंज दिखाएगा। कैसा चेंज दिखाएगा? आइसोथर्मल चेंज दिखाएगा। और जो आपने फार्मूला पढ़ा कि जो गैसों में साउंड वेव की स्पीड होती है v बराबर अंडर रूट बी अपॉन डी। बी बोले तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डी बोले तो डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो जब आइसोथर्मल चेंज हो गया तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो बल्क मॉडुलस या आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है वो प्रेशर के बराबर होती है। तो न्यूटन ने बताया कि अंडर रूट पी अपॉन डी होता है। ये डी इज द डेंसिटी, पी इज प्रेशर। लेकिन ये चीज गलत हो गई क्योंकि इससे हम लोग जब वैल्यू कैलकुलेट किए तो वो वैल्यू में बहुत अंतर आ रहा था, बहुत मतलब 50 मीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा था। तो फिर इसके बहुत साल बाद लाप्लास ने बताया कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन इतने फास्ट होते हैं कि यहां पे टाइम नहीं होता कि कुछ हीट एनर्जी या कुछ एनर्जी बाहर जा पाए या बाहर से अंदर आ पाए। तो ये आइसोथर्मल कंडीशन ना होकर एडियाबैटिक कंडीशन होगी। तो उन्होंने सही जो करेक्ट फार्मूला दिया और उनकी करेक्शन से जो बना अंडर रूट गामा पी अपॉन डी। और एयर को मेनली हम लोग डायटोमिक गैस बोल सकते हैं, तो 1.4। तो न्यूटन ने एज्यूम किया था ये आइसोथर्मल कंडीशन है, जो कि गलत थी। क्वेश्चन नंबर 43, द टू वेव ऑफ वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस्ड 12 बीट्स पर सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। बीट्स पर सेकेंड, और बीट्स पर सेकेंड बीट्स फ्रीक्वेंसी, और बीट फ्रीक्वेंसी होता है f1 माइनस f2। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड को बीट्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और बीट फ्रीक्वेंसी होता है f1 माइनस f2। अगर इसको चेंज करें तो ये 0.5 मीटर आएगा और ये आएगा 0.51 मीटर। ओके, चलिए यहां पे अगर हम f1 की बात करें तो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा 1 और f2 की बात करें तो v अपॉन लैम्डा 2। f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज ग्रेटर देन f2 क्योंकि लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, इस वजह से। ओके, तो यहाँ पे f1 माइनस f2 क्या दे रखा है? 12 दे रखा है। f1 की जगह रखा गया v अपॉन लैम्डा 1, f2 की जगह रखा गया v अपॉन लैम्डा 2 बराबर 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, v अपॉन 0.50 माइनस v अपॉन 0.51। v कॉमन लिया, एलसीएम आ गया ये बराबर 12। तो v इंटू 0.01 ये इससे कैंसिल हो गया, 12 ये 600 आया, 0.51 306 मीटर पर सेकंड। और ऐसा कहां दे रखा है? थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है। तो 43 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकंड। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप है और लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। ओके, 50 सेंटीमीटर तो 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी निकालना, वो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर ओपन आर्गन पाइप की बात करें, ये लेंथ L हो गया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों एंड पर आपके क्या बनते हैं? एंटी नोड बनते हैं और ये नोड होते हैं। और ये डिस्टेंस क्या हो जाती है? लैम्डा बाई 2। ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ अगर पूछा जाएगा तो वो 2L होगा। और यहां से अगर हम देखें तो F बराबर आता है v अपॉन 2L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है क्योंकि लैम्डा बराबर 2L आ रहा है। तो F बराबर v कितना दे रखा है? 350 और ये हो जाएगा 1, ये होगा 350 सेकंड इनवर्स। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। तो कह रहा है ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी एज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर इन 512 हर्ट्ज is being tested with an accurate oscillator. It is found that the fork produces a beat of 2 hertz when oscillator reads 514 hertz but produce a beat of 6 hertz. When oscillator reads 510 hertz, the actual frequency of fork is. तो बेटा अगर हम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की बात करें
जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वो होगा एफ प्लस माइनस एक्स। एफ आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स जितने भी बीट्स हो रहे हैं। तो अगर मैं यहां से रीड करना शुरू करूं, 4 कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ऑसिलेटर रीड कितना कर रहा है, 514। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 514 प्लस माइनस 2, तो एक आ रहा है 516 हर्ट्ज और एक आ रहा है 512 हर्ट्ज। ये आया आपका, ठीक है ना। फिर आगे जब रीड करते हैं तो कह रहा है कि 6 हर्ट्ज बीट्स जो है, 6 हर्ट्ज व्हेन ऑसिलेटर रीड 510। तो जब इसकी हम बात करेंगे तो फिर वही फार्मूला लगाना है, 510 प्लस माइनस 6। तो ये आ रहा है 516 हर्ट्ज एक और ये आ रहा है 504 हर्ट्ज एक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये वाली वैल्यू दोनों जगह क्या आ रही, सेम आ रही। जब दोनों जगह सेम आ रही है तो फिर अपना जो सही आंसर क्या होगा, वो 516 हर्ट्ज होगा। तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 516 हर्ट्ज। तो अपना कौन सा ऑप्शन से होगा, थर्ड ऑप्शन से होगा। तो ये बेटा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आपका कोई डाउट रहा होगा तो दूर हो गया होगा। एंड थैंक यू एंड जय हिंद।